नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भारत पटोदिया। जब भी मैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में अपने पेशेंट से बात करता हूँ, वो बहुत घबरा जाते हैं कि हमें एनरोल नहीं होना, हमें नहीं करना। उनको लगता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है जिनसे उनका नुकसान भी हो सकता है और इसके लिए वो हाँ नहीं बोलते। इसी डर को निपटाने के लिए, इसी डर को भगाने के लिए, ये अज्ञानता हटाने के लिए आज 6 ऐसे सवाल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, कौन करता है, किस पे करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्लिनिकल ट्रायल के बारे में डिटेल्स कहाँ से मिल सकती है। ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आप तक पहुँचाऊँगा। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस सवाल से, व्हाट इज़ अ क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? सो क्लिनिकल ट्रायल इज़ अ रिसर्च स्टडी। ये एक सेटिंग है जिस सेटिंग के अंदर हम ऐसी कोशिश करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या कोई नई दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। और जब तक पेशेंट अपनी कंसेंट, अपनी मर्जी से नहीं देता है कि किसी क्लिनिकल ट्रायल में वो एनरोल होना चाहता है, हम क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल नहीं करते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल सेफ़ है। कई लोग डर जाते हैं कि जिस सेंटर्स पे क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझ पे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अब क्लिनिकल ट्रायल से क्या मिलता है? इससे हम नए ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन डिजीज़, कुछ ऐसी डिजीज़ के लिए जिसके लिए नया ट्रीटमेंट है या ऐसी कंडीशन है जिसको प्रेजेंट ट्रीटमेंट से हम बेहतर बना सकते हैं, वो टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट, इस ट्रायल से हम ऐसी लाइफस्टाइल, बिहेवियर जिसके कारण हम किसी तरीके से बीमारियां आने को कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से नए तरीके जिससे हम मालूम कर पाएँ कि ये बीमारी है कि नहीं है, उनको भी क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेपरेटली, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आई पे क्लिक करने से मिल जाएगी। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये अंडरस्टैंड करिए, 3 तरह के लेवल्स ऑफ या फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। जो फेज़ 1 होता है बेसिकली वो सेफ्टी, दवाई सेफ है कि नहीं है, इस तरह की स्टडीज़ को डिटरमाइन करता है। यूजुअली हम ये स्टडी हेल्दी लोगों पे करते हैं, पेशेंट्स के ऊपर नहीं यूजुअली। डोज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डोज पेशेंट को कैसे, कितनी टॉलरेट होती है, इस तरह की सेफ्टी स्टडी फेज़ 1 इसमें करते हैं। फेज़ 2 ट्रायल्स जो होते हैं वो करते हैं कि बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये दवाई किसी तरीके से बीमारी पे काम कर रही है कि नहीं। और इस स्टडीज़ में साइड इफ़ेक्ट्स भी देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं ना। फेज़ 3 नेक्स्ट लेवल होता है। फेज़ 3 इसके अंदर एक दवाई कंपेयर करते हैं या तो प्लेसिबो से, मतलब हम किसी तरीके दवाई ना देते हुए, या ऑब्जर्वेशन से, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ केयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर की कंट्रोल अभी देते हैं एम्लोडिपिन से, नई दवाई आई है तो उन दोनों को कंपैरिजन, एम्लोडिपिन स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया, नई दवाई कंपैरेटिव आर्म हो गई। इस तरह की स्टडी से फेज़ 3 स्टडीज़ कहते हैं। ये हमें एक कंक्लूसिव आंसर देती है कि ये नया इंटरवेंशन, जो ड्रग हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे इस पर्टिकुलर बीमारी में या इस प्रेजेंट ट्रीटमेंट के मुकाबले कुछ फ़ायदा है या नहीं है। फ़ायदा आगे मैं कवर करूंगा, इफ़ेक्ट में भी हो सकता है या साइड इफ़ेक्ट कम होने में भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर कौन भाग ले सकता है? हु कैन एनरोल इन क्लिनिकल ट्रायल? हर क्लिनिकल ट्रायल हर किसी के लिए नहीं होता। एक पेशेंट या एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी ट्रायल के लिए फिट हो सकते हैं और किसी दूसरे ट्रायल के लिए अनफिट हो सकते हैं। जैसे अगर किसी जेनेटिक स्टडी को स्टडी किया, जेनेटिक बीमारी को स्टडी किया जा रहा है, तो पर्टिकुलर ऐसी फैमिली जिसमें वो जेनेटिक डिजीज़ कॉमन है वो उसमें एनरोल हो सकती हैं। लेकिन एक कॉमन पर्सन जिसको वो जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, नहीं एनरोल हो सकती। उसके बाद अगर नॉट एवरीवन जो ट्रायल में एनरोल होना चाहता है उस पर्टिकुलर ट्रायल के लिए फिट हो सकता है। हर ट्रायल के एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं कि इस तरह के पेशेंट, इस तरह की फिटनेस, इस तरह की एज, इस तरह की बीमारी, इस तरह की स्टेज के बाद ही पेशेंट को लिया जाए।
ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंक्लूजन एक सॉलिड तौर पे बोल पाएँ कि इस स्टडी का रिजल्ट क्या है। अगर हम डिफरेंट एज, डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट लेवल्स ऑफ बीमारियां या डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां लेते जाएंगे तो स्टडी के बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर पेशेंट उस ग्रुप में नहीं फिट होता है तो ये स्टडी का रिजल्ट एप्लीकेबल है कि नहीं। सो तीसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, भाई फ़ायदा क्या हुआ क्लिनिकल ट्रायल करने से, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन ए क्लिनिकल ट्रायल। सो क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करने से करीब बहुत फ़ायदे में से 3 फ़ायदे सबसे ज़्यादा है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहली बात, हो सकता है आपको एक ऐसी दवा की मिले जो अभी तक मार्केट में आई नहीं है और आपके केस में वो बेनिफिशियल हो। स्पेशली कैंसर के फील्ड में कई दवाएं जो मार्केट में आने के लिए मे बी 6 महीने 1 साल लेने वाली हैं, आपको आज मिल सकती हैं। दूसरी बात, आपके जो डॉक्टर्स हैं जो आपको ट्रीट कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा क्लोजली एक बोर्ड प्रोटोकॉलाइज्ड वे के अंदर स्टडी करते हैं और मैनी अ टाइम्स नॉट एवरी टाइम, हर बार नहीं लेकिन मैनी अ टाइम्स ये स्पॉन्सर्ड होती हैं जिसके अंदर आपका ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन रिड्यूस्ड या फ्री भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, कर्मा। जब आप किसी स्टडी के लिए वॉलंटियर करते हैं, कम से कम उसका आउटकम इतना तो बनता ही है, फ्यूचर में उस बीमारी से रिलेटेड और ड्रग हम क्या दे सकते हैं और हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम फ्यूचर के लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं। इस सिचुएशन में कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं तो हेल्दी वॉलंटियर हूँ, मैंने तो ऐसे ही साइंस को कंट्रीब्यूट करने के लिए किया, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। यही फ़ायदा कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर किसी को कोई बीमारी हुई तो उनको हेल्प होएगी और हेल्थ एंड रिसर्च के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जस्ट लाइक ब्लड डोनेशन, हेल्दी लोग ही ब्लड डोनेट करते हैं लेकिन उनके डोनेशन से किसी और को फ़ायदा होता है। बात करें चौथे सवाल की, आपको डराने के लिए नहीं लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं डाउन साइड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। नए ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और होते ही हैं। ये साइड इफ़ेक्ट अननोन, अनएक्सपेक्टेड और इनको मैनेजमेंट कैसा करना है वो भी हमारे लिए एक नया होता है क्योंकि ये नई ड्रग या नए इंटरवेंशन के कारण हुए हैं। दूसरी बात, नया जो ट्रीटमेंट, नई जो ड्रग दी है, हर बार ज़रूरी नहीं उसका कुछ फ़ायदा ही हो। नुकसान एक साइड में लेकिन उसका हो सकता है कि फ़ायदा भी नहीं हो। तीसरी बात, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है ब्लाइंडेड ट्रायल्स के अंदर। व्हाट इज़ ब्लाइंडेड ट्रायल्स, मेरे वीडियो में देखिए। ब्लाइंडेड ट्रायल्स के अंदर हर पेशेंट को नई ड्रग ही मिले ये कंपलसरी नहीं है। जब 2 आर्म्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रेजेंट ड्रग की या फिर ऑब्जर्वेशन की या प्लेसिबो की, और दूसरा आर्म है जिसमें आप दवाई मिल रही है, ब्लाइंडेड ट्रायल्स के अंदर हो सकता है आपको दवाई नहीं मिले। अगर आपका मेन इंटेंशन क्लिनिकल ट्रायल को एनरोल होने के लिए ये है कि मेरे को वो दवाई मिलेगी, तो ये ब्लाइंडेड ट्रायल के अंदर हो सकता है आपको नहीं मिले, आपको ओपन ट्रायल्स में जाना पड़ेगा। व्हाट इज ओपन ट्रायल, चेक इन द अदर वीडियो। अब आते हैं 5वें सवाल के बारे में कि क्लिनिकल ट्रायल का ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल होना आपका डिसीजन है और आप किसी भी समय किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में से एग्जिट होने का राइट रखते हैं। ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार मैंने एनरोल कर दिया तो मैं इससे कभी एग्जिट नहीं हो पाऊँगा। किसी भी ट्रायल को एनरोल करते वक्त आपको उसकी फुल डिटेल दी जाती है कि क्या स्टेप है, क्या एडिशनल स्टेप है जो आपके साथ किए जाएंगे जो हम यूजुअल पेशेंट के साथ नहीं करते हैं, क्या एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे, क्या आपके ऊपर कोई कॉस्ट आने वाली है। ये सब डिटेल्स आपको आपके क्लिनिकल ट्रायल का जो मेन इन्वेस्टिगेटर है, जिसको हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, वो ये देता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हम एज अ इन्वेस्टिगेटर और ऑन्कोलॉजिस्ट कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत सारे चेक पॉइंट से निकलते हैं क्लिनिकल ट्रायल को फ्रेम करते वक्त। सारे क्लिनिकल ट्रायल एथिकली, साइंटिफिकली साउंड होते हैं तब आपको ऑफर किया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स
इस तरह से एक क्रॉस चेक करके रखते हैं कि एनी ट्रायल इज सेफ टू ऑफर। थर्ड पॉइंट, यूजुअली इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्लिनिकल ट्रायल्स स्पॉन्सर्ड या तो किसी ट्रस्ट से, किसी फार्मा से, किसी या फंडिंग बॉडी से होते हैं। इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस या ड्रग्स आपके फ्री होते हैं। ये कंपलसरी नहीं है। मेरे दूसरे वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्स में और बताया है टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के बारे में, वो भी आप देखिए। अभी आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपके मन में ये सवाल तो बिल्कुल उठ ही रहा होगा कि मैं क्लिनिकल ट्रायल के बारे में और कैसे मालूम करूँ। बहुत सारी गवर्नमेंट साइट्स हैं जिसमें आप क्लिनिकल ट्रायल के बारे में मालूम कर सकते हैं, जैसे clinicaltrials.org। इंडियन वेबसाइट्स भी हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ भी ऑन गोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, क्या क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। लेकिन बेस्ट है कि आपका जो भी ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है, आप उससे पूछिए कि आप किस क्लिनिकल ट्रायल में फिट बैठते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने बेसिस पे, अपनी नॉलेज से जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है उसमें आप फिट नहीं बैठे, आप समझ नहीं पाए। क्लिनिकल जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो आपको डिटेल में बता सकता है कि पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल में आपका केस फिट बैठता है कि नहीं। आशा है क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हुई, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल, और क्लिनिकल ट्रायल आपके लिए ही बेनिफिशियल है, इसलिए डू गेट एनरोल टू क्लिनिकल ट्रायल। एंड बिफोर गोइंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक टू ऑल द पेशेंट्स जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लैक कर रहे हैं या नीड कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है या फिर उनको नहीं मिल पा रही है। नमस्कार।